नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मनु भंडारी लिखित उपन्यास स्वामी। तो आइए कहानी में मिनी के साथ आगे बढ़े। 2 दिन से घर में एक ही प्रसंग चल रहा है। नीम तले के बाबा जी उठते बैठते उनकी यश गाथा गाई जा रही है। कैसे सिद्ध पुरुष हैं, कैसे कैसे चमत्कार उनके हाथों हुए हैं। भविष्य तो ऐसे बताते हैं जैसे उन्हें सामने दिखाई दे रहा हो। उनके दिए हुए ताबीज आज तक अकारत नहीं गए। वे शहर में आए हुए हैं और माँ चारू के पीछे पड़ी हुई है। चारू जैसे भी हो उन्हें एक बार ले आना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस टुकी का काम किसी तरह पार पड़ जाए तो गंगा नहाऊं। तीसरे पहर मिनी टुकी की साड़ी में एक बेल टाँक रही थी। तभी अपना पोथा पतरा बांधे पंडित जी हाजिर हुए। घर में जैसे प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्हें ऊंची चौकी पर आदर से बिठाया गया। टुकी को सामने करके माथे तक घूंघट खींचकर माँ ने कहा, बस पंडित जी, इस कन्या के लिए कुछ कर दीजिए। इसके क्या ब्याह का योग कब है? टुकी फिर से करके हंसती। पंडित जी ने 1.5 कमानी के चश्मे में से पहले टुकी का हाथ देखा, फिर उसकी जन्मपत्री। स्लेट पर कुछ लिखते जाते थे, उंगलियों से कुछ गणना करते, फिर गंभीर मुद्रा बनाकर गर्दन हिलाते हुए बोले, ओहो, विवाह के घर में तो मंगल है तो दंगल उत्पात कराएगा। माँ के चेहरे पर चिंता की छाया घेर आई। अनुनय करती सी बोली, शांति का कोई उपाय तो होगा पंडित जी। भोला शंकर पंडित के पास किस बात का उपाय नहीं, पर जरा शांति रखो माँ, सारे ग्रहों की स्थिति तो देख लूं। वे फिर कुछ गिनने लगी। योग बुरा नहीं है, पर थोड़ा विलंब अवश्य है। 15 तो पूरे कर लिए पंडित जी, और कितना विलंब है। आप मंगल की शांति का जाप कराइए और कन्या से मंगल का व्रत रखवाइए। विलंब की बाधा भी कटेगी। मैं भूखी कैसे रहूंगी? ठुनकते हुए टुकी बोली। तो चुप कर, माँ ने झिड़का। तो आप करिए ना जाप। हाँ, जाप शुरू कर दीजिए, कल से ही शुरू कर दीजिए। टुकी बोली। तो बहुत बचपना है, कहकर माँ ने जैसे उसकी फूहड़पन की सफाई दी। करूँगा, जब काम हाथ में लिया है तो करना ही होगा। आप 2 सेर गुड़, 1 सेर घी, 5 सेर आटा और 21 रुपए का इंतजाम करवा दीजिए। 7 दिन तक जाप होगा, फिर मंत्र बना कर दूंगा, सुकन्या के हाथ में बंधवा देना। देखना तुरंत योग उपस्थित होगा। फिर शुभा की बारी आई। संतान के लिए एक ताबीज की व्यवस्था उसके लिए भी कर दी गई। 11 रुपए और थोड़ा बहुत सामान। मिनी चुपचाप यह तमाशा देखती रही, बस मन में केवल एक कैतुक जाग रहा था। दीदी, तुम भी चाहो तो अपना हाथ दिखा लो, पास आकर सुभा ने कहा। सचमुच बड़े सिद्ध पुरुष हैं। पंडित जी की नजर शायद उधर ही थी। बोले, आओ बेटी आओ। मिनी ने नकारात्मक गर्दन हिला दी और पंडित जी अवाक से उसका मुंह देखते रहे। सुबह और टुकी रसगुल्ले और संदेश से पंडित जी की आवभगत करते रहे और माँ भीतर जाकर सामान जुटाने लगी। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम हुए और पंडित जी अपना पोथी पत्रा लेकर चले। चारों सामान की थैली लिए हुए साथ साथ गई। एक क्षण को मिनी के मन में आए बिना नहीं रहा कि घनश्याम के कुर्ते के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे और इनके लिए माँ की चिंता के मुख्य विषय है टुकी की शादी, शुभा का बच्चा, या फिर अखिल की सुख सुविधा या उसका भविष्य। घनश्याम नाम का कोई प्राणी भी इस घर में है या नहीं, उसका कोई अस्तित्व इस घर में नहीं है, ये बात भी उसकी चिंता के दायरे में नहीं आती। पर छोड़ो, क्या करना है उसे इन सब बातों से, क्यों बेकार वो अपना मन दुखाती है। पर मिनी ने सचमुच ही आसपास से आंखें मूंद ली। जो हो जैसा हो, उसे क्या, वह अब ऊपर उठकर ही दिखा देगी। जो मिलेगा खा लेगी, जैसा रखा जाएगा रह लेगी। पर अजीब स्थिति थी उसकी भी। जैसे ही वो अपने आसपास से कटने की कोशिश करती, अनजाने ही वो घनश्याम से भी कटने लगती। वो बाहर का ही तो सब कुछ था जो उसे घनश्याम से जोड़ रखा था। बाहर से आंख मूंदते ही वो अपने भीतर डूब जाती और भीतर तो उसके एक दूसरी ही दुनिया थी जिसका सामना करने से वो खुद आजकल बहुत घबराने लगी थी, जिसे वो भरसक दबाए ही रखना चाहती थी। अपनी भीतरी दुनिया को भूलने के लिए ही तो वो बाहर की दुनिया से
बहुत घने रूप से जुड़ जाना चाहती थी, लेकिन अब मन है कि फिर दौड़ दौड़ कर उन्हीं दृश्यों में भरमाने लगता है। कैसे दो विरोधी व्यक्तियों के बीच बटा है उसका मन भी। नरेंद्र का एक वाक्य याद आता, बचपन का ही जिद्दी नरेंद्र, जिसकी कामना करता है उसे पाकर ही रहता है, और घनश्याम, उसने तो अपनी सब कामनाएं ही खत्म कर दी। और इन दोनों के बीच बटी मिनी न कामनाओं को खत्म कर पाती है, न कामनाओं को पूरा करने का साहस ही जुटा पाती है। उस दिन दोपहर में घनश्याम की आवाज़ सुनकर मिनी चौंकी। यह समय तो है नहीं पति के आने का, पर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। आजकल न वह कुछ जानने की जिज्ञासा दिखाती है, न कुछ करने की आतुरता। उसके इस परिवर्तन पर घर के लोग प्रसन्न ही नजर आते हैं। पहले घर वालों का यह क्रूर संतोष ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, पर अब ऐसा ही कोई भाव मन में नहीं आता। मिनी, पति ही कमरे में चले आए थे तो पुस्तक रखकर वो खड़ी हो गई। घनश्याम के हाथ में कागज का लिपटा हुआ एक बंडल था। मिनी ने अपनी नजरें पति के चेहरे पर गड़ा दी। देखो, तुम्हें ये पसंद है? कहकर घनश्याम ने बंडल खोला। एक नीली डार्क साड़ी। मिनी की नजरों में प्रसन्नता से अधिक कौतूहल उभर आया। वो जैसे कुछ समझ नहीं पाई। आज वसूली के लिए कपड़े की दुकान पर गया था, वहां पर नीली साड़ी देखी तो ले ली। तुम्हें नीला रंग पसंद है ना? मिनी के तो विस्मय का और न छोर। समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ सामने देख रही है, सुन रही है, उस पर भरोसा करे या नहीं। बिना माँ से पूछे जो अपने लिए कुर्ता नहीं सिलवा सकता, क्या उसके लिए साड़ी ले आया? पसंद तो है ना? पर तुम्हें किसने कहा कि मुझे नीला रंग पसंद है? आश्चर्य से उसने पूछा। फिर वही बात, तुम्हारी हर बात क्या मुझे किसी और से सुनकर ही जाननी होगी? मिनी को लगा सामने खड़े इस व्यक्ति को वो कभी समझ ही नहीं पाएगी। किताबों से पाया ज्ञान इसे जानने के लिए हमेशा ओछा पड़ गया है। उस दिन बताया नहीं कि तुम्हारे पास एक भी साबुत कुर्ता नहीं है, फिर ये क्यों ले आए? भीतर से पुलकित फिर भी बाहर से उलाहना देती सी वो बोली। जिसे अपना सब कुछ दे दिया हो उसे और कुछ भी देकर पाने का सुख ही तो होता है। और अपने को एकदम व्यस्त बनाकर घनश्याम बाहर निकल गया। मिनी अवाक, अचल, फिर अनायास ही होठों पर मुस्कान थिरक गई। मन में केवल एक ही बात आई, जितने ये खुद विचित्र, प्रेम करने का इनका तरीका भी उतना ही विचित्र। रसोई घर और भंडार घर में माँ का एक छत्र राज है। भंडार में तो घर के और सदस्यों का प्रवेश भी निषिद्ध है, पर हाँ, रसोई में वक्त जरूरत पर बहुओं को बुला लिया जाता है। वैसे सबको खाना परोसने का काम माँ खुद ही करती हैं और अपनी निगरानी में ही सबको खिलाती पिलाती हैं। किसको कितने दूध, घी, मक्खन की जरूरत है, इस बात को उनसे अधिक अच्छी तरह और कौन जान सकता है भला? जाने कैसे उनके मन में ये धारणा घर कर गई कि उनका विरागी बेटा खाने पीने की अच्छी चीज़ों की ओर से भी विरक्त है, और उसकी इस विरक्ति में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, इसका वे विशेष ध्यान रखती हैं। मिनी जानती है घनश्याम मांस मछली तो नहीं खाता, पर अच्छे निरामिष भोजन का उसे बहुत शौक है, और इसलिए पति के भोजन करते समय वो रसोई में चाहे न जाए, पर आसपास जरूर कहीं मंडराती रहती है। आज उसने देखा कि घनश्याम जब भोजन करने गया तो ननद सास से सटकर और देवरानी कुछ हटकर रसोई में ही बैठी है। सबके चेहरे पर एक विचित्र सी उत्सुकता है। थाली सामने रखकर ही सास ने पूछा, बहू को साड़ी पसंद आ गई? बाहर बैठी मिनी ही सख्ते में नहीं आई। कौर उठाए हुए घनश्याम का हाथ भी एक क्षण के लिए जहां का तहां रह गया। इतने बड़े रहस्योद्घाटन पर घनश्याम के चेहरे की प्रतिक्रिया देखने के लिए देवरानी और ननद बेहद सतर्क हो आई थी, पर घनश्याम ने इस चर्चा में किसी को अधिक रस लेने का अवसर नहीं दिया। बहुत सा स्वर में बोला, आई ही होगी, उसकी पसंद का ही तो रंग था, और फिर ऐसे भोजन करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आश्चर्य,
न तिलमिलाहट और न ही कब पकड़े जाने की खिसियाहट। पर मिनी के तन मन में जैसे आग लगी हुई थी। सिर्फ 3 घंटे पहले उसके कमरे के भीतर जो बात हुई थी उसका पता बाहर कैसे लगा। सारे दिन ताक झांक जासूसगिरी ये कोई सभ्य लोगों के तरीके हैं। वो जानती है कि उसके और उसके पति के बीच जो कुछ होता है उसका राय रत्ती हिसाब घर वालों के पास है। कड़वाहट से उसका मन भर गया और एक बार इच्छा हुई कि जाए और साड़ी लाकर सबके बीच में पटक दे कि लो देखो और कुढ़ो। लेकिन वह जड़ होकर जहाँ की तहाँ बैठी रही। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।